हेलो गाइस एंड वेलकम बैक टू अपना कॉलेज। दिस इज द वेब डेवलपमेंट कोर्स। और अब तक यार हमने देखे कुछ बहुत ही इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स जैसे कि आई फ्रेम, इमेज, वीडियो, फॉर्म्स, है ना। तो अब इस वीडियो में हम देखेंगे यार कैसे इन सारे एलिमेंट्स से मिलाकर एक पूरे वेबसाइट का स्ट्रक्चर बनाया जाता है। और साथ में यार हम शुरू करने वाले हैं एक मेगा प्रोजेक्ट जिसके अंदर हम अपनी कक्षा की वेबसाइट बनाने वाले हैं। तो शुरुआत करते हैं शानदार से वीडियो को। अब वैसे तो वेब पेजेस बहुत डिफरेंट होते हैं एक दूसरे से, बट सब में यार एक सिमिलर पैटर्न होता है और उसके हिसाब से HTML में एक स्ट्रक्चर होता है, ठीक है। और यार हमारे कोड को ये काफ़ी रीडेबल बना देगा अगर हम स्ट्रक्चर्ड वे में इसको कोड करेंगे, ठीक है। तो चलिए देखते हैं यार ये स्ट्रक्चर होता कैसा है। तो हर वेबसाइट में आप एक बड़ी सी स्ट्रिप देखते होंगे सबसे ऊपर जिसमें हमारा लोगो, हेडिंग, टैगलाइन होती है। और ये मोस्टली अगर हम एक वेब पेज से दूसरे वेब पेज में जाए तो हेडर सब में सेम ही रहता है ना। तो हेडिंग के अंदर जो एलिमेंट्स आएंगे उन्हें हम हेडर टैग से रैप करेंगे, ठीक है। रैप करना मतलब उस टैग के हेडर टैग के अंदर हम बाकी सारे हमारा कंटेंट लिखेंगे, जो भी हमारे अलग अलग टैग्स हम उसके अंदर यूज़ करने वाले हैं। फिर आता है यार हमारा नेविगेशन बार जिसमें हमारे मेन्यू बटन्स, लिंक्स और टैब्स, और ये भी यार एकदम हेडर की तरह ही होते हैं, मतलब कंसिस्टेंट रहते हैं एक वेबसाइट के अंदर जब भी हम एक दूसरे पेजेस के अंदर जा रहे होंगे। और इसमें हम कंटेंट रैप करने के लिए नैव टैग का यूज़ करेंगे। और कुछ लोग यार नेविगेशन को हेडर के अंदर भी लिख देते हैं और उसमें भी यार कोई प्रॉब्लम नहीं है, ठीक है। फिर आता है यार हमारा मेन टैग, और ये मेन जो है वो बड़ा हमारा एरिया है सेंटर का, वो हो सकता है। और इसमें हम वेब पेज का कोई भी कंटेंट डालेंगे जो कि मेन कंटेंट है होता है, ठीक है। अब इसके अंदर यार कुछ सबसेक्शंस हो सकते हैं और उनके लिए भी हम कुछ टैग्स यूज़ करते हैं। तो सबसे पहले एक आर्टिकल टैग होता है जिसके अंदर बेसिकली हम अगर कोई ब्लॉग बना रहे हैं या कोई मान लो आप फेसबुक की पोस्ट टाइप कुछ बना रहे हो तो वो सारी चीज़ें हम उस आर्टिकल टैग का यूज़ करके लिख सकते हैं, ठीक है। और दूसरा यार सेक्शन टैग, अब इसका मतलब भी यार सिमिलर ही है। अब इसके अंदर हम सिंगल पीस ऑफ फंक्शनैलिटी रखते हैं, मतलब हम कुछ पीस ऑफ कंटेंट लिखेंगे और उसको रिपीट नहीं करेंगे, तो वो वाली चीज़ हम सेक्शन टैग में लिख सकते। तो उससे हमारा अलग अलग सेक्शन बन जाएगा, जैसे टेस्टिमोनियल हो गया या फिर आप अपना कॉन्टैक्टस का एक पूरा सेक्शन बना सकते हो, और भी बहुत तरह के सेक्शंस हो सकते हैं, ठीक है। तो आप समझ गए होंगे यार कैसे हम इसे लिखते हैं। अब इस मेन टैग को भी हम बॉडी टैग के अंदर ही डालेंगे। फिर आता है साइड बार जिसमें आप कोट्स, एड्स, या अगर आप यूट्यूब देख रहे हो तो उसके अंदर कुछ रिलेटेड वीडियोस आते हैं साइड बार के अंदर, तो वो सारी उस टाइप की चीज़ें आप असाइड टैग का यूज़ करके उसके अंदर रैप कर सकते हो, ठीक है। इसमें मोस्टली हमारा मेन जो कंटेंट होता है उससे रिलेटेड चीज़ें आती है। अब यार लास्ट एंड फाइनल है हमारा फुटर। अब फुटर भी यार एक स्ट्रिप की तरह ही होती है जो कि वेब पेज के लास्ट में दिखती है, और इसके अंदर हम कॉपीराइट, FAQ, पॉलिसी, कॉन्टैक्ट इन्फो, कुछ इस टाइप की चीज़ें रखते हैं, ठीक है ना। अब यार ये सारे जितने भी टैग्स जो हमने देखे वो तो सारे सिमेंटिक टैग्स थे। अब देखते हैं यार कुछ नॉन सिमेंटिक टैग्स। ओह सॉरी, तो सिमेंटिक टैग का मतलब होता है वो सारे टैग्स जो ब्राउज़र और डेवलपर दोनों के लिए कुछ मीनिंग रखे। जैसे आपने H1 टैग देखा जिससे हमारा टेक्स्ट का इंपॉर्टेंस पता चलता है। H1 यूज़ करोगे तो ज़्यादा इंपॉर्टेंट, H6 यूज़ किया तो सबसे कम इंपॉर्टेंट। उसी तरह से यार आप कुछ नेविगेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन डालोगे तो आप नेव टैग का यूज़ करोगे, तो उससे मेरे को भी पता चल रहा है कि हाँ ये नेव टैग है तो इसमें कुछ नेविगेशन से रिलेटेड इन्फॉर्मेशन है। और उसी तरह से हमारे ब्राउज़र को भी पता चलेगा कि ये नेव टैग है तो इसके अंदर कुछ नेविगेशन से रिलेटेड ही इन्फॉर्मेशन होगी। बट कुछ टैग ऐसे होते हैं जिसका कोई मीनिंग ही नहीं होता है। इसमें यार एक तो होता है डिव टैग और दूसरा है स्पैन, ठीक है। अब आप पूछेंगे यार बिना मतलब के कोई ऐसे टैग्स को क्यों यूज़ करेगा, तो जब भी हम कुछ टैग की ग्रुपिंग करना चाहते हैं, मतलब मान लो आप कुछ P टैग्स का यूज़ कर रहे हो, कुछ 3-4 पैराग्राफ आपने लिखे और उस पैराग्राफ को ग्रुप करके उसके अंदर आप उसका बैकग्राउंड कलर चेंज करना चाहते हो, ठीक है। तो ये जो 4-5 हमने पैराग्राफ टैग्स लिखे हैं उसका बैकग्राउंड चेंज करना होगा, तो या तो आप एक एक को सेलेक्ट करोगे और फिर उसमें कलर डालेंगे, तो ये बहुत कम्बरसम हो जाता है। इसलिए हम यूज़ करते हैं डिव टैग का, और पूरे को ग्रुप कर लेंगे, फिर उसमें कुछ क्लास या कुछ भी डाल देंगे और उस पर जो भी CSS या जावास्क्रिप्ट है वो हम उस क्लास की मदद से लगा देंगे। तो यार ये काफ़ी हमको आसान बना देता है ग्रुपिंग करने के लिए। पर अब आप सोच रहे होंगे यार स्पैन और डिव दोनों क्यों, एक डिव से भी तो काम चल सकता था। बट यार इनमें कुछ डिफरेंसेस है। जैसे डिव जो है वो हमारा ब्लॉक लेवल एलिमेंट है और स्पैन हमारा इनलाइन एलिमेंट है। अब ये क्या नई चीज़ है यार, तो वैसे तो ये CSS के रिलेटेड चीज़ें हैं बट यार एक बार समझ लेते हैं। तो देखो सिंपल है, इनलाइन एलिमेंट्स वो एलिमेंट्स हैं जो सिर्फ उतना ही स्पेस लेते हैं जितना हमारा कंटेंट ले रहा है, ठीक है। और इनलाइन एलिमेंट में हमारे सारे इनपुट टैग, लेबल टैग और ये सारे इनलाइन है, ठीक है ना। बस इसी का ऑपोजिट है हमारा ब्लॉक लेवल। तो इसमें हमारे पूरी एक हॉरिजॉन्टल स्पेस ऑक्यूपाई होती है और वर्टिकल में जितना हमारा कंटेंट है उतना ही रहता है, बट हॉरिजॉन्टल पूरी स्पेस ऑक्यूपाई हो जाएगी भले ही आप सिर्फ एक वर्ड ही क्यों ना लिख रहे हो, ठीक है। और इसके अंदर यार हमारा जो P टैग है, हेडिंग एलिमेंट है, वो सारी चीज़ें आ जाती है। तो देखते हैं एक बार ब्लॉक और इनलाइन दोनों को यूज़ करके कैसे हमारा इसमें डिफरेंस आ रहा है ब्राउज़र के अंदर, ठीक है।
तो यहाँ पे हमारा VS कोड खुला है। सबसे पहले यार मैं पी टैग खोल देता हूँ और इसमें मैं लिख देता हूँ और फिर इसको कॉपी कर देते हैं। अब इसके नीचे मैं एक इनलाइन एलिमेंट लिख रहा हूँ जो कि है EM। तो EM से यार कुछ नहीं, बेसिकली हमारा बोल्ड टेक्स्ट डिस्प्ले होता है और इसमें भी मैं लिखता हूँ दिस इज़ EM टैग और इसमें मैं लिख देता हूँ EM इज़ यूज टू एम्फेसाइज टेक्स्ट। ठीक है, अब इसे सेव करते हैं और जैसे ही मैंने इसे सेव किया आप देख सकते हो यार दिस इज़ फर्स्ट पैरा कि नेक्स्ट लाइन में सेकंड आया, फिर नेक्स्ट लाइन में थर्ड आया, फिर नेक्स्ट लाइन में फोर्थ आया, बट ये जो पूरा टेक्स्ट है वो एक ही लाइन में आ गया। बल्कि हमने यहाँ पे यार फर्स्ट लाइन में हमने ये लिखा था, सेकंड में ये लिखा था, थर्ड में ये लिखा था, बट यहाँ पे आप देखोगे तो मैंने फिफ्थ के अंदर क्या लिखा था, दिस इज़ एन EM टैग, जो कि हमारा फिफ्थ के अंदर ही आया है। लेकिन सिक्स में जो मैंने लिखा था वो भी फिफ्थ के अंदर ही आ गया है। ऐसा क्यों? क्योंकि यार ये इनलाइन है, तो ये जहाँ पे ये एंड हो रहा है वहीं से हमारा नेक्स्ट कंटेंट शुरू हो जाएगा। बल्कि हमारा ये जो पी टैग है वो जहाँ पे एंड हो रहा है वहाँ से पूरी एक स्पेस खाली रहेगी और नेक्स्ट लाइन में हमारा दूसरा कंटेंट आएगा। इसे अच्छे से देखना है तो मैं इंस्पेक्ट एलिमेंट खोल रहा हूँ यहाँ पे और यहाँ पे मैंने इस पर क्लिक किया तो आप देख सकते हो यार ये कितना स्पेस ले रहा है। ये जो ब्लू कलर का एरिया है वो पूरा इस पी टैग का स्पेस है। ठीक है, सिमिलरली आप यहाँ पे देखो तो ये पी टैग का स्पेस है कुछ इस तरह से और ये हमारा EM टैग का स्पेस है। ठीक है, तो आप समझ गए होंगे यार डिफरेंस। और इसके लिए यहाँ पे आप ये भी देख सकते हो डिस्प्ले हमारा ये ब्लॉक दिया हुआ है और इसके अंदर आप देखोगे तो डिस्प्ले हमारा खाली है, मतलब हमारा इनलाइन डिफ़ॉल्ट है। ठीक है, तो बस यार ये था हमारा इनलाइन और ब्लॉक एलिमेंट। और अब यार सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ जो कि है, हम एक पूरी वेबसाइट बनाएंगे। ठीक है, और इसमें यार ये सारी नॉलेज जो भी हमने अब तक एक्वायर करी है वो सब यूज़ करने वाले हैं। ठीक है, तो चलो यार स्टार्ट करते हैं। तो यार हमने देखा कैसे हम HTML के कुछ एलिमेंट्स को यूज़ करते हैं और अपने वेबसाइट को अलग तरीके से स्ट्रक्चर कर सकते हैं। ठीक है, इन एलिमेंट्स का यार कुछ ऐसा इंपॉर्टेंस नहीं होता है, ये बस सिमेंटिक मीनिंग देते हैं हमारी वेबसाइट को ताकि ये कोड रीडेबल हो और इसे कोई भी अच्छे से पढ़ सके। और यार यही निशानी होती है किसी अच्छे वेब डेवलपर की कि वो सारी चीज़ें ऑप्टिमम यूज़ करें। ठीक है, तो यार अब हम यार इसी नॉलेज के साथ में आगे बढ़ते हैं और एक पूरी वेबसाइट बनाते हैं अपनी कक्षा की। तो उसके लिए यार हमको सबसे पहले क्या करना पड़ेगा, हमको सबसे पहले अपने दिमाग में विजुअलाइज करना पड़ेगा कि कैसी हमारी वेबसाइट होने वाली है ना। तो हम यार सबसे पहले एक बार दिमाग में विजुअलाइज कर लेते हैं और फिर उसको या तो पेपर पेन पे लिख देते हैं या फिर कोई टूल का यूज़ करते हैं और उससे पूरी वेबसाइट को बना के देख लेते हैं, मतलब खाली एक लेआउट बना के देख लेते हैं कि कैसी हमारी वेबसाइट लगने वाली है। तो मैं यार इस कोर्स के अंदर यूज़ करने वाला हूँ विम्सिकल, जो कि एक बहुत ही अच्छी वेबसाइट है। आप गूगल पे जाइए और सर्च कीजिए विम्सिकल, WHIMSICAL, विम्सिकल। तो इसमें यार यहाँ पे आप देख सकते हो कि whimsical.com है और यहाँ पे आप वायर फ्रेम्स कर सकते हो। वायर फ्रेम का मतलब होता है बेसिकली हम पूरी वेबसाइट का लेआउट बना देंगे, कौन सा बटन कहाँ पे आएगा, कौन सा इमेज कहाँ पे आएगा और वो सारी चीज़ें जो भी हमको अपनी वेबसाइट के अंदर देखनी है वो सब हम एक बार लेआउट करके देख लेंगे। ठीक है, फिर हम यार बढ़ेंगे आगे और इस वेबसाइट को स्ट्रक्चर करेंगे HTML का यूज़ करके। तो शुरू करते हैं यार। और इस वेबसाइट में यार हम हल्की सी CSS का यूज़ करने वाले हैं। हालांकि आपको डरने की कोई बात नहीं है, अगर आपको CSS बिल्कुल नहीं आती है तो भी चलेगा, हम खाली उस CSS को अपने HTML के अंदर लिंक कर देंगे लिंक टैग से, जो कि हम अभी देखने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं यार। और उसके लिए सबसे पहले हम VS कोड में जाते हैं और VS कोड के अंदर हम अगर कोड करना चाहते हैं तो एक बहुत ही एफिशिएंट वे है, हम एक एक्सटेंशन का यूज़ कर सकते हैं लाइव सर्वर नाम का। और उस एक्सटेंशन से क्या होगा, बेसिकली हम जैसे जैसे कोड कर रहे होंगे हमारा कोड साइड बाय साइड ऑटोमेटिकली रिफ्रेश होते हुए हमारे ब्राउज़र में दिख जाएगा। तो यार ये बहुत ही पावरफुल टूल है। आप कोई और कोड एडिटर यूज़ कर रहे हो तो उसके अंदर भी यार ये फीचर होगा ही, आप गूगल कर लीजिए आपको मिल जाएगा। सबसे पहले मैं इसमें लिखता हूँ लाइव सर्वर। तो यहाँ पे यार एक बहुत ही अच्छा एक्सटेंशन है लाइव सर्वर नाम का और ये कुछ ऐसा दिखता है। ठीक है, 5 स्टार है इसमें कुछ। ठीक है, एक बार इसे इंस्टॉल पे दबाते हैं और इंस्टॉल कर लेते हैं और जैसे ही इंस्टॉल हो जाता है इसको क्लोज़ करते हैं और एक बार VS कोड को रीस्टार्ट कर लीजिए। ठीक है, और यहाँ पे मैंने VS कोड को बंद किया और वापस स्टार्ट किया तो आप देख सकते हो यार यहाँ पे हमारा एक एक्सटेंशन इंस्टॉल हो चुका है। अब इसको मैं बंद कर देता हूँ और हमारा वो फोल्डर पता नहीं क्यों बंद हो गया, उसको भी खोल देते हैं। ठीक है, एक बार ओपन कर लिया तो अब यहाँ पे यार हमारा फोल्डर आ चुका है और यहाँ पे आप देख सकते हो यार गो लाइव का एक नया बटन आया है जो कि उस एक्सटेंशन की मदद से हमने डाला है। ठीक है, तो सबसे पहले यार इसको विजुअलाइज कर देते हैं। तो मैंने यहाँ पे यार एक वायर फ्रेम ऑलरेडी बना रखा है। तो इसमें यार आप देख सकते हो सबसे पहले तो हमारी वेबसाइट की हेडिंग है जिसमें लिखा हुआ है अपनी कक्षा। ठीक है, उसी के जस्ट नीचे क्या है, एक नैव बार। नैव बार में क्या होगा, हमारी वेबसाइट के जितने भी अलग अलग पेजेस होंगे, जो मेन पेजेस है वो सारे पेजेस इस नैव बार के अंदर हम दिखाने की कोशिश करेंगे। ठीक है, उसके बाद में हम यार हमारे जो कोर्सेज है वो हम मेन पेज पर कुछ इंपॉर्टेंट जो हमारे अच्छे अच्छे कोर्सेज है वो हम डिस्प्ले कर रहे होंगे और उसके बाद में हम कॉलेज
कॉलेज रिव्यूज़ का एक सेक्शन बनाएंगे जिसमें हम कॉलेज रिव्यूज़ के वीडियोस डालेंगे। नेक्स्ट हम डालेंगे यार स्टडी मटेरियल, जैसे कि हमारे नोट्स हो गए जो कि अभी तक रिलीज़ हो चुके हैं, वो सारे नोट्स इसमें हम लिंक करने की कोशिश करेंगे। और फिर नेक्स्ट लास्ट सेक्शन हमारा होगा आर फाउंडर का, जिसके अंदर हम हमारे फाउंडर की इन्फॉर्मेशन डालेंगे, ठीक है। और उसके बाद में आता है लास्ट एकदम सबसे नीचे क्या आता है, फुटर। तो फुटर के अंदर हम FAQs और कॉन्टैक्ट अस और ऐसे कुछ पेजेस के लिंक डाल सकते हैं। हालांकि हम ये पेजेस अभी नहीं बनाने वाले हैं, खाली हम होम पेज बनाएंगे और देखेंगे कैसे हम HTML को यूज़ कर सकते हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं यार। और सबसे पहले मैं यहाँ पे VS कोड खोल देता हूँ और हमारे यहाँ पे यार जो अपनी कक्षा का फोल्डर था वो ऑलरेडी खुला है, उसी के अंदर हम एक नई फाइल बनाते हैं और नाम हम दे देंगे home.html। ये हमारा यार होम पेज कहलाएगा, मेन पेज जो होता है हमारा वो, ठीक है। इसके अंदर सबसे पहले क्या करना होता है, सबसे पहले हम खोलते हैं यार HTML5 का एक डॉक्यूमेंट स्ट्रक्चर, ठीक है। फिर हम देते हैं हमारा टाइटल, जिसके अंदर हम लिखेंगे अपनी कक्षा, ठीक है। और साथ में मैं यार एक यहाँ पे लाइन दे देता हूँ, उसके बाद में हम लिखते हैं होम, ताकि पता चले कि यार ये होम पेज है। जैसे जैसे हम अलग अलग पेजेस में जाएंगे तो हर पेज में हमारा जो पेज का नाम होगा वो यहाँ लिख देंगे, ताकि यूज़र को पता चले कि भाई मैं कौन से पेज पे हूँ इस वेबसाइट की, ठीक है। तो आगे बढ़ते हैं। और यार इसके अंदर मैं एक बात कर रहा था CSS को लिंक करने की, तो वो इस हेड टैग में होगा, जैसा कि हमने पहले देखा था। तो कोई भी चीज़ हमको लिंक करनी होती है जैसे कि CSS या जावास्क्रिप्ट, तो हम यार हेड टैग के अंदर ही उसको लिखते हैं, ठीक है। तो मैं यार यहाँ पे लिंक टैग ओपन कर लेता हूँ और इसके अंदर href आ रहा है, जिसके अंदर हमको वो URL देना होगा हमारी फाइल का, ठीक है। तो यहाँ पे यार आप देख सकते हो अपनी कक्षा का ये जो फोल्डर है उसके अंदर मैंने स्टाइल नाम का एक फ़ोल्डर बनाया और उसके अंदर style.css नाम का फ़ाइल है, जिसके अंदर हमारी CSS लिखी हुई है। अब ये CSS से डरने की कोई बात नहीं, आप हालांकि पढ़ सकते हो, बट आपको अगर समझ में ना आए तो कोई डरने की बात नहीं है, ठीक है। अब मैं style.css को इसमें href के अंदर इंक्लूड कर देता हूँ। तो ये यार ये फ़ाइल हमारी इसके अंदर इंपोर्ट हो चुकी है। नेक्स्ट हम जाएंगे यार सबसे पहले बॉडी के अंदर और एक टैग दे देंगे जो कि है हमारा हेडर हमने देखा था यार कैसे सिमेंटिक मीनिंग देता है, और इसके अंदर हम जो भी हमारे हेडर में लिखने वाले होते हैं वो सारी चीज़ें डालते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे हेडर खोल दिया है मैंने और मैं इसमें H1 टैग का यूज़ करने वाला हूँ। तो H1 में हम क्या लिखने वाले हैं, मेन हेडिंग। तो लिख लेता हूँ मैं अपनी कक्षा और सेव करते हैं और जाते हैं हमारे ब्राउज़र में। तो यार बार बार ब्राउज़र में जाने से अच्छा है हमने वो जो एक्सटेंशन इंस्टॉल किया था उसका पूरा यूज़ लेते हैं। और यहाँ पे गो लाइव का जो बटन है ना उस पर क्लिक कीजिए और जैसे ही आप उस पर क्लिक करेंगे आप देख सकते हो यार इसमें एक सुंदर सा हेडर आ गया है और अपनी कक्षा लिखा हुआ है। अब इसको यार मैं साइड बाय साइड कर देता हूँ मल्टीटास्क, जिससे कि आपको ये अच्छे से दिख सके और हम साइड बाय साइड कोड भी कर लेंगे और साथ में इसे यूज़ भी कर लेंगे, ठीक है। तो अब क्या होगा, अब जैसे ही हम कुछ भी कोड कर रहे होंगे साथ में हमारा यहाँ पे आउटपुट दिखता रहेगा, जिससे हम एफिशिएंटली फास्ट वे में कोड कर सकते हैं। और जैसे ही हमने यहाँ पे टाइटल लिखा था वो यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है, जैसे हमने H1 लिखा वो भी यहाँ पे डिस्प्ले हो रहा है। अब एक चीज़ का यहाँ पे यार ध्यान रखना, यहाँ पे जो हमारा आउटपुट आ रहा है ना उसके पीछे आप देख रहे होगे कोई कलर दिख रहा है और इसका फॉन्ट भी थोड़ा सा अलग सा है। अब ये सारी चीज़ें हमारी CSS की वजह से आ रही है, जो कि हमने यहाँ पे ऊपर लिंक कर रखी है, ठीक है। तो आप अगर चाहो तो इसमें जाके एक एक टैग को रीड कर सकते हो, क्या हमारी CSS लग रखी है, अगर आपको CSS समझ में आती है तो। लेकिन अगर आपको CSS समझ नहीं आती है तो आप इसको ऐसे ही छोड़ दीजिए। हम अगले वीडियो में इन सारी चीज़ों के बारे में, जो डिज़ाइन वाला पार्ट है, कैसे हमारे जो बैकग्राउंड के कलर चेंज हो रहे हैं वो सारी चीज़ें कैसे होती है, वो हम अगले वीडियो में डिस्कस करेंगे। तो CSS को यार अभी के लिए आप इग्नोर कीजिए, मैंने वैसे लिंक डिस्क्रिप्शन में दे रखा है। अगर आप मेरे साथ साथ कोड कर रहे हो तो उस CSS फाइल को डाउनलोड करके लिंक कर दीजिए, ताकि आपको भी ये आउटपुट दिखता रहे, ठीक है। नेक्स्ट हम यार हेडर से बाहर आते हैं और नेक्स्ट हम क्या बनाने वाले थे, नेविगेशन के लिए यार एक टैग होता है नेव टैग। तो नेव टैग का यूज़ कर लेते हैं और इसमें यार कुछ लिंक्स बना देते हैं जिससे हमारी नेविगेशन आ रही होगी, ठीक है। तो लिंक के लिए हम क्या यूज़ करने वाले हैं, ए टैग। तो ए टैग लिखता हूँ मैं। और जब भी हम यार खाली नेविगेशन बार देते हैं ना तो उसमें हैश यूज़ कर लेना, जिससे कि यार कोई एरर ना आए। और हैश का मतलब होता है मतलब एम्प्टी है हमारा URL, तो उसके लिए हैश यूज़ कर लिया। अब सबसे पहला हम होम दे देते हैं। तो आप देख सकते हो यार जैसे ही मैंने इसे सेव किया आप यहाँ पे आउटपुट आ गया है और ये कितना कूल है, मतलब हम जैसे जैसे लिख रहे हैं वैसे वैसे हमारा कोड आउटपुट आ रहा है, ठीक है। अब मैं इसको यार कॉपी कर लेता हूँ और यहाँ पे कुछ हमारा टेक्स्ट बदल देते हैं। अब यहाँ पे यार हमने URL एम्प्टी रखा है, जैसे ही हम इन पेजेस को बनाएंगे वैसे वैसे हम इन पेजेस का URL यहाँ पे डाल रहे होंगे, जिससे कि हम इस पेज पे भी विज़िट कर सकते हैं, ठीक है। तो यहाँ पे मैं कुछ टेक्स्ट जो है हमारा वो लिख देता हूँ और फिर
तो यहाँ पे मैंने यार कुछ टेक्स्ट लिख दिया है और जैसे इसे सेव करते हैं आप देख सकते हो यार यहाँ पे हमारा नेविगेशन बार भी आ गया है, जिसके अंदर हमारे कुछ लिंक्स है जो कि हमको ले जाएंगे हमारे अलग अलग पेजेस पे जब हम यहाँ पे यूआरएल दे देंगे। अभी के लिए यार हम यूआरएल नहीं दे रहे हैं, तो यहाँ पे हमारा कोई भी पेज क्लिक करने पर नहीं खुलेगा, ठीक है। तो अब हम यार आगे बढ़ते हैं और यूज़ करते हैं मेन टैग का, जिसमें हमारा मेन कंटेंट होता है। मतलब हेडर और नेविगेशन तो हो गया है, अब इसके बाद में चालू होता है हमारा कंटेंट, ठीक है। अब मेन टैग हमने खोल दिया है, इसके अंदर हम क्या लिखेंगे, इसके अंदर हम यार अलग अलग सेक्शंस बनाने वाले हैं। जैसे कि सबसे पहला सेक्शन हमारा कोर्सेज का होने वाला है, फिर हम कॉलेज रिव्यूज़ डालने वाले हैं। तो हर सेक्शन के लिए हम क्या ओपन कर सकते हैं, सेक्शन टैग को, ठीक है। तो सेक्शन टैग ओपन कर लेते हैं और इसके अंदर यार हम एक हेडिंग देंगे H2 का यूज़ करके। और हम हेडिंग क्या देंगे, हमको कोर्सेज डालना है तो लिख देंगे कोर्सेज। तो आप देख सकते हो यार यहाँ पे हमारे कोर्सेज, तो ये कोर्सेज़ पे आ गया है। और नेक्स्ट हम कुछ वीडियोस डालेंगे जो कि हमको दिखाना है हमारा अलग अलग कोर्सेज़ के। तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हम यूज़ कर सकते हैं वीडियो टैग का। तो वीडियो टैग को ओपन करते हैं और यहाँ पे यार SRC आ रहा है और उसके लिए हम क्या देते हैं, URL। तो URL हमारे देने के लिए हमको वीडियोस चाहिएगी और यहाँ पे आप देख सकते हो मैंने वीडियोस डाल रखी है ऑलरेडी अपने कक्षा के फोल्डर के अंदर। वीडियो नाम का एक फ़ोल्डर है, उसके अंदर हमने अलग अलग कोर्सेज़ की जो वीडियोज़ है वो डाल रखी है। तो कुछ नहीं करना है, हमको अब सिंपली जाना है यहाँ पे, जो फोल्डर है उसका नाम लिखना है और स्लैश हमारा वीडियो का नाम। सबसे पहले मैं डाल देता हूँ इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री, सेव करते हैं और आप देख सकते हैं यहाँ पे एक बहुत ही बड़ी वीडियो आ चुकी है। अब हमको इतनी बड़ी तो रखनी नहीं है, तो यूज़ करेंगे विड्थ का। और विड्थ यहाँ पे यार हमने देखा था पिक्सल्स के अंदर होती है, अब इसके अंदर हम पिक्सल्स में दे देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं होती है, बट पिक्सल का मीनिंग क्या होता है वो हम बाद में देखेंगे। अब यार इसमें हम परसेंटेज भी यूज़ कर सकते हैं। परसेंटेज क्या होगा, हमारी स्क्रीन की जितनी भी विड्थ है ना, टोटल हाल फिलहाल XYZ जितनी भी हमारी विड्थ है, वो विड्थ हमारी 100% ही होगी। तो उस 100% में से हमारा वीडियो टैग कितना यूज़ कर सके वो परसेंटेज हम इसमें दे सकते हैं। तो यार हम यार 3 वीडियोस एक साथ एक रो के अंदर दिखाएंगे। तो 3 वीडियोस के लिए हमको 100% का 3 हिस्सा चाहिएगा, तो 33 33 33 कर देंगे, जिससे हमारे 3 हिस्से हो जाएंगे। तो यहाँ पे यार सबसे पहले मैं 33% करता हूँ। आप देख सकते हैं यार ये छोटी सी वीडियो यहाँ पे आ रही है। और ऐसे यार 2 टैग्स और कॉपी कर लेते हैं ताकि ये 33 33 33 मिल के 100 हो जाए, 99 हो जाए आई मीन। अब आप देख सकते हो यार 3 वीडियोस हमारी आ रही है। अब यहाँ पे यार ये क्योंकि छोटा है इसलिए हमको 3 एक रो में नहीं दिख रही है। जैसे ही मैं इसको बड़ा करूँगा आप देख सकते हो यार तीनों एक ही रो के अंदर दिख रही है। अब यार ये रेस्पॉन्सिवनेस नहीं है हमारी वेबसाइट के अंदर, क्योंकि हम खाली HTML का यूज़ कर रहे हैं। बाद में हम जब CSS का यूज़ करेंगे तो आप देखोगे यार कैसे हम रेस्पॉन्सिवनेस डालते हैं किसी भी वेबसाइट में। रेस्पॉन्सिवनेस का मतलब होता है बेसिकली हम मोबाइल में अगर यूज़ करें तो भी हमारी वेबसाइट बहुत ही अच्छे से दिखेगी, लैपटॉप में यूज़ करें तो भी बहुत अच्छे से दिखेगी, चाहे हम प्रोजेक्टर के अंदर एक बहुत ही बड़ी स्क्रीन में देखें तो भी बहुत ही अच्छी दिखेगी, ताकि हमारी वेबसाइट यार हर यूज़र को अच्छे से दिखे। और उसी चीज़ को हम कहते हैं रेस्पॉन्सिवनेस, ठीक है। अब यार यहाँ पे हमने विड्थ दे दी है। नेक्स्ट हम यार इसमें थंबनेल लगा देते हैं, क्योंकि यार हाल फिलहाल इसमें कोई थंबनेल नहीं है। तो थंबनेल के लिए हम यूज़ करते हैं पोस्टर टैग का। और पोस्टर टैग का यूज़ करने के बाद में हम इसे यहाँ पे देंगे एक इमेज। तो इमेज भी मैंने हम हर थंबनेल की डाल दी है इमेज नाम के एक फ़ोल्डर के अंदर। और नेक्स्ट यहाँ पे क्या लिख सकते हैं हम, यहाँ पे यार इमेज आ गई है बट यहाँ पे कोई बटन नहीं है जिससे हम इसे प्ले कर सके। तो प्ले करने के लिए यार हमको बटन्स डालने पड़ेंगे। बटन्स के लिए कौन सा एट्रीब्यूट है, कंट्रोल्स। अब आप सोच रहे होंगे यार ये सारे टैग्स एट्रीब्यूट्स क्या मैंने याद किए हैं, तो यार सिंपली बात है, मैंने बोला था आपको कुछ भी याद नहीं करना है। हमको हर चीज़ या तो हम गूगल से ढूंढ सकते हैं, जैसे कि मान लो हमको वीडियो टैग में बटन डालना है, ये ढूंढना है, तो हम क्या लिखेंगे, बटन इन वीडियो टैग, जिससे कि आ जाए कि वीडियो टैग्स में बटन्स कैसे डालते हैं, ठीक है। जैसे ही मैं यहाँ पे लिखूँगा आप देख सकते हो यार एक लिंक आ गई है जिसमें आपको बता दिया जाएगा कैसे हम वीडियो के अंदर बटन डालते हैं। तो आप देख सकते हो यार यहाँ पे हमारा एक वेबसाइट खुल गई है जिसके अंदर यहाँ पे कंट्रोल्स लिखा हुआ है और यहाँ पे लिखा हुआ है कैसे हम बटन डाल सकते हैं। तो कुछ नहीं यार, ये सारी चीज़ें बहुत ही सिंपल होती है। हमको अगर याद ना आए तो हम सिंपली गूगल पे जाके सर्च कर सकते हैं और हमको रिजल्ट मिल जाएगा। नहीं तो नीचे डॉक तो है ही है जिसको आप हर बार विजिट करके रखिए जब भी आप वेबसाइट्स बनाएं और HTML का यूज़ करें, तब आपको सारे एलिमेंट्स और एट्रीब्यूट्स उसके अंदर मिल जाएंगे, ठीक है। तो अभी के लिए यार हमने कंट्रोल्स यूज़ किया जिससे कि हमारा बटन आ गया, हमने पोस्टर डाल दिया जिससे कि हमारा थंबनेल आ गया। और अब यहाँ पे यार हम कुछ अलग अलग वीडियोस डाल देते हैं। तो उसके लिए मैं यार यहाँ पे URL चेंज कर देता हूँ। तो इसको सेव करते हैं और हमने सारे वीडियोस चेंज कर दिए थंबनेल के साथ। अब यहाँ पे आप देख सकते हो सारे वीडियोस आ रहे हैं और जैसे मैं इसे प्ले करूँगा ये प्ले भी हो रहा है, ठीक है। तो आप समझ चुके होंगे कैसे हमने वीडियो यहाँ पे लिंक किए हैं। अब इसको वापस छोटा कर देता हूँ और
इसमें यार और 3 वीडियोज़ आ सकते हैं, आप देख सकते हो यहाँ पे यार, यहाँ पे स्पेस खाली है, तो मतलब 3 वीडियोज़ हम और डाल सकते हैं ताकि हमारा एक पूरा पेज भर जाए। तो 3 वीडियोज़ और डालेंगे, तो इसी को कॉपी कर लेता हूँ, नीचे हम करते हैं इसे कॉपी, और मैंने इसके लिए यूज़ किया ऑप्शन शिफ्ट डाउन, ठीक है। तो यहाँ पे यार हमारी 6 वीडियोस आ चुकी है। अब इसे फिर से देख लेते हैं, तो आप देख सकते हो यार 6 वीडियो आ रही है, बट अभी भी यार यहाँ पे स्पेस बची है और इसके बीच में कोई स्पेस नहीं आ रही है। तो इनके बीच में भी यार स्पेस आ जाए, तो उसके लिए हम क्या यूज़ कर सकते हैं, हमने देखा था यार लाइन ब्रेक्स यूज़ करने के लिए हम BR टैग का यूज़ करते हैं ताकि हमारे टैग्स के बीच में कुछ स्पेस आ जाए। तो तीनों के नीचे हम यूज़ करते हैं BR टैग, और यहाँ पे मैंने 3 यूज़ किए हैं BR टैग, जिससे आप देख सकते हो यहाँ पे कुछ स्पेसिंग आ गई है और ये अब काफ़ी अच्छा लग रहा है ना। तो नेक्स्ट हम देखते हैं यार अगला सेक्शन। अगला सेक्शन कौन सा था, अगला सेक्शन था यार हमारा कॉलेज रिव्यूज़ का। फिर से यार इसी के नीचे यूज़ करते हैं सेक्शन टैग, और सेक्शन टैग के अंदर वापस H2 और इसमें लिखेंगे कॉलेज रिव्यूज़। कॉलेज रिव्यूज़ डालने के लिए मैं सीधा यार वीडियो जो हमारे यूट्यूब के अंदर है उसी को लिंक कर दूंगा, ताकि यार वो डायरेक्ट यहीं पे आ जाए और हमारा प्ले होना स्टार्ट हो जाए। आप देख सकते हो यहाँ पे यार कॉलेज रिव्यू का सेक्शन बन चुका है। अब यहाँ पे सब चीज़ें खाली है, तो हम यार आई फ्रेम टैग का यूज़ कर सकते हैं वीडियोज़ को डालने के लिए यूट्यूब की। तो सारी वीडियोज़ हम खोल देते हैं यहाँ पे, और फिर एक एक करके सबका आई फ्रेम टैग यूज़ करके उनको लिंक कर देते हैं। अब यार यहाँ पे आप YouTube को अगर देखो, तो यहाँ पे हम कैसे YouTube को छोटा करते हैं तो इसका कंटेंट भी छोटा हो जाता है और डिफरेंट हो जाता है। अब इसी चीज़ को यार मैं कह रहा था कि यही चीज़ होती है रेस्पॉन्सिवनेस। और क्योंकि यार यूट्यूब तो एक बहुत ही बड़ा प्लेटफॉर्म है, तो उनकी वेबसाइट यार बहुत ही अच्छे से रेस्पॉन्सिव, और कैसे भी साइज़ करो यार आप, कितनी भी छोटी कर लो वो दिख जाएगा कंटेंट और एकदम अच्छे से। और यही सारी चीज़ों के लिए यार हम जावास्क्रिप्ट और CSS का यूज़ करते हैं, जो कि हम आने वाले लेक्चर्स में पढ़ने वाले हैं। तो बने रहिए हमारे साथ और सब्सक्राइब बटन को दबा दीजिए, और इसके पास में बेल आइकन है उसको भी दबा दीजिए, ठीक है। तो यार यहाँ पे हमने 3 आई फ्रेम टैग्स का यूज़ किया, और आप देख सकते हो यार इसका आउटपुट भी यहाँ पे आ रहा है। अब यार यहाँ पे ये आउटपुट बहुत ही बड़ा आ रहा है, मतलब इसको थोड़ा सा छोटा कर देते हैं जिससे कि एक ही पेज के अंदर तीनों आ जाए और वो अच्छे से दिखे। तो मतलब बेसिकली हम इसकी विड्थ चेंज कर लेंगे जिससे कि ये अच्छे से दिखे। तो यहाँ पे यार मैं विड्थ 33 दे देता हूँ परसेंट के अंदर, जिससे कि यार ये 3 हिस्सों में अच्छे से दिखे एक ही वेब पेज पे, ठीक है। तो सेव करते हैं इसे, और अभी भी यार आप देख सकते हो ये ठीक ठाक दिख रहा है, बट यहाँ पे जगह है तो इसको थोड़ा बड़ा कर देते हैं जिससे कि ये अच्छा लगे। सेव करते हैं, यहाँ पे आते हैं, और आप देख सकते हो यार यहाँ पे हमारा कॉलेज रिव्यू वाला सेक्शन भी एकदम अच्छे से दिख रहा है। सारी वीडियोस प्ले हो रही है जैसे ही हम किसी भी वीडियो पे क्लिक करते हैं। तो आप समझ चुके होंगे यार कैसे हम इन वीडियोस को लिंक करते हैं अपनी वेबसाइट में, और कैसे ये सारी चीज़ें काम आती है। अब यार ये बहुत ही छोटा सा सेक्शन था। नेक्स्ट सेक्शन हमारा कौन सा आने वाला है, नेक्स्ट सेक्शन हम बनाएंगे स्टडी मटेरियल, जिसमें हम नोट्स डाल रहे होंगे। तो फिर से सेक्शन टैग ओपन करो, और यहाँ पे एक हेडिंग दे देते हैं जिसमें लिखते हैं हम स्टडी मटीरियल, ठीक है। अब इस स्टडी मटेरियल के अंदर हम कुछ नोट्स डालेंगे जो कि बाहर हमारे डिस्प्ले हो रहे होंगे, और वो इमेज फॉर्म में होंगे। मतलब हमारे नोट्स का जो थंबनेल होगा वो दिखेगा आपको, कि नोट्स का जो मेन नोट्स है वो दिख रहे होंगे, उसकी इमेज दिख रही होगी, और उस पर जैसे ही आप क्लिक करोगे तो एक नया टैब खुल जाएगा जिसके अंदर हमें हमारे नोट्स पूरे PDF फॉर्मेट में दिख जाए। 2 तरीके से कर सकते हैं यार इसी चीज़ को, या तो हम नोट्स क्लिक करें और नए टैब में खुलवा दें, या फिर हम क्या कर सकते हैं एम्बेड टैग का यूज़ कर सकते हैं और वो पूरी PDF ही उसके अंदर दिखा सकते हैं। अब यार PDF हम मेन पेज में नहीं दिखाना चाहेंगे, इसलिए हम खाली यार इमेज दिखाएंगे और उस इमेज को ही हम लिंक बना देंगे। तो देखते हैं यार कैसे इसको कर सकते हैं। तो इसके लिए सबसे पहले हम ए टैग खोलेंगे जिसमें हम लिंक डालेंगे हमारी उन नोट्स की। तो नोट्स मैंने यार नोट्स नाम के एक फ़ोल्डर के अंदर सेव किया है इसी अपनी कक्षा के फ़ोल्डर में। तो नोट्स स्लैश दबाओगे तो आपको PDF आ जाएगी। तो सबसे पहले यार मैं इसमें डाल देता हूँ सरफेस केमिस्ट्री की नोट्स, और अब यार हमको इमेज दिखानी थी तो यहाँ पे ए टैग के अंदर ही हम एक और टैग लिख देते हैं इमेज नाम का, जिससे हमारी इमेज दिखने लग जाए। और उसके लिए हमको इमेज डालनी पड़ेगी, और वो इमेजेस भी मैंने नोट्स के फ़ोल्डर में ही डाला है। तो नोट्स स्लैश लिखेंगे तो सबकी इमेजेस आ जाएगी। तो मैं इसको जैसे ही सेव करता हूँ, आप यार यहाँ पे अब आउटपुट देख सकते हो। जैसे ही हम इसे यहाँ कर रहे हैं तो ये एक बहुत ही बड़ी इमेज आ गई है। तो इस इमेज पे जैसे ही मैं क्लिक करूँगा आप देख सकते हो हमारा वो जो नोट्स का PDF है वो खुल चुका है ना।
यही हम चाहते थे, पर यार इसके अंदर हम नए टैब में खुलवाना चाहेंगे जबकि ये सेम टैब में खुल रहा है, और ये इमेज भी बहुत ही बड़ी है जो कि हमको छोटी चाहिए। तो दोनों चीज़ें कर लेते हैं। उसके लिए हम वापस से ए टैग में जाएंगे और यहाँ पे जो हमारी इमेज है उसका विड्थ चेंज कर लेते हैं। तो विड्थ एट्रीब्यूट का यूज़ करेंगे और उसके अंदर लिखेंगे 24%। अब यार सेम चीज़ को 3-4 बार कॉपी कर लेते हैं और अलग अलग नोट्स डाल देते हैं। साथ में यार हम हाइट भी दे देते हैं इसको से पहले, और हाइट मैं यहाँ पे दे रहा हूँ 60%। तो जो हमारा पेज दिख रहा होता है, स्क्रीन जितनी भी हमारी होती है उसका 60% यहाँ पे हमारी इमेज होगी, ठीक है। और 24% हमारी इसलिए मैंने डाला है क्योंकि मैं यार इसमें 4 हिस्से करना चाहता था। तो हमारी पूरी स्क्रीन के अंदर 24% के हिसाब से 4 इमेजेस आ जाएगी, मतलब 24 + 24 + 24 + 24, ठीक है। तो 100 से तो कम ही है, तो इसीलिए हमारी ये चारों इमेजेस एक ही पेज के अंदर आ जाएगी, ठीक है। अब इसको सेव करते हैं और देख लेते हैं यार आउटपुट। तो यहाँ पे आप देख सकते हो एक बहुत ही अच्छे से इमेज डिस्प्ले हो रही है पूरे पेज के अंदर, और इस पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पे हमको एक और चीज़ देनी थी जो कि था टारगेट, और टारगेट में हम क्या देने वाले हैं, ब्लैंक। मुझे लगता है टारगेट ऑलरेडी ओपन है इसलिए ये नहीं दिखा रहा है, तो हम यार थोड़ा सा पीछे जाते हैं इसमें, और एक्चुअली हमको टारगेट यार ए टैग के अंदर देना पड़ेगा। मैं इमेज के अंदर दिख रहा था इसलिए वो नहीं दिख रहा था। तो ए टैग के अंदर यार टारगेट जैसे ही लिखा है यहाँ पे हमको ब्लैंक लिखना होता है नए टैब में खुलवाने के लिए। तो यहाँ पे मैंने ब्लैंक लिख दिया है। अब इसके लिए वापस हम जाएंगे और क्लिक करते हैं। तो जैसे ही क्लिक किया आप देख सकते हो यार नए टैब में खुल रहा है ना। अब इसको फिर से कर देते हैं छोटा, और यार इसी ए टैग को 4 बार कॉपी कर लेते हैं क्योंकि 4 नोट्स हमको दिखाने हैं हमारे मेन पेज में, ठीक है। अब यार नोट्स का जो फोल्डर है उसके अंदर से कुछ पीडीएफ्स और हम लिंक कर देते हैं। तो ए टैग के अंदर यार हम पीडीएफ की लोकेशन डालेंगे, और इमेज टैग के अंदर हम क्या डाल रहे थे, इमेज की लोकेशन। सिंपल है ना। तो ए टैग के अंदर अब मैं डाल रहा हूँ यार सॉलिड स्टेट, ठीक है। अब सेम चीज़ें करते हैं जो हमने पहले किया था, सारे यूआरएल्स को चेंज कर देते हैं, ठीक है। अब यहाँ पे हम इसको सेव करते हैं और जाते हैं हमारे ब्राउज़र के अंदर। तो आप देख सकते हो यार चारों हमारे नोट्स यहाँ पे दिख रहे हैं अलग अलग चैप्टर के। जैसे ही मैं किसी भी एक पे क्लिक कर रहा हूँ आप देख सकते हो नए फोल्डर के नए टैब के अंदर हमारी पीडीएफ खुल चुकी है ना। तो फिर से इसे बड़ा करते हैं और जाते हैं हमारे नेक्स्ट सेक्शन की तरफ। और नेक्स्ट सेक्शन कौन सा था, नेक्स्ट सेक्शन अभी लास्ट बचा है हमारा आर फाउंडर का, और उसके बाद में सिर्फ एक फुटर डालना है। तो यार इसी के साथ हमारा पूरा मेन पेज एक वेबसाइट का तैयार हो जाएगा, है ना। तो अब यूज़ करते हैं सेक्शन का और डालते हैं नया सेक्शन जो कि था फाउंडर का, है ना। तो उसमें मैं यूज़ कर रहा हूँ H2 टैग का, और लिख देता हूँ आर फाउंडर। और इसके अंदर यार हम अमन भैया की पिक्चर डाल देंगे एक, और उनके बारे में कुछ कुछ लिख देंगे, ठीक है। तो यहाँ पे मैंने आर फाउंडर लिखा, और नेक्स्ट हम उनकी कोई इमेज डाल देते हैं। तो मैंने यार एक इमेज डाउनलोड कर लिया अमन भैया की, और यहाँ पे aman.jpg नाम से मैंने इसे सेव कर लिया है, ठीक है। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ दिस इज़ अमन थतरवाल, है ना। अब यहाँ पे हमने इमेज भी डाल दी है, इसे एक बार डिस्प्ले करके देख लेते हैं कैसी ये लग रही है। तो यहाँ पे हमारा आर फाउंडर का पेज आ गया है और एकदम अमन भैया की शानदार सी पिक्चर दिख रही है ना। और अब यार इसी पिक्चर के नीचे हम एक टेक्स्ट दे देते हैं जिससे कि पता चले देखने वाले को, हालांकि सब जानते हैं बट फिर भी लिख देते हैं कौन है ये, इनका नाम क्या है। तो इनका नाम है यार अमन धतरवाल, है ना, अमन धतरवाल। सेव करते हैं और आप देख सकते हैं यार बड़े बड़े टेक्स्ट में नाम आ चुका है, ठीक है। और अब यार इसके नीचे मैं कुछ सोशल मीडिया हैंडल्स देने वाला हूँ। तो उसके लिए हम यूज़ करेंगे फिर से ए टैग का, जिससे हम अलग अलग सोशल मीडिया के लिंक्स दे देंगे। तो यहाँ पे मैंने ए टैग ओपन किया और सबसे पहले मैं यूआरएल लिख देता हूँ यूट्यूब का, और यहाँ पे आप देख सकते हो यार यूट्यूब का यूआरएल आ गया है। अब इसी को कॉपी पेस्ट करते हैं और दूसरे हमारे सोशल मीडिया की यूआरएल्स दे देते हैं, जैसे कि लिंक्डइन, इंस्टाग्राम, वो सब, ठीक है। तो ठीक है, तो मैंने यार सारे लिंक्स हमारे दे दिए। अब जैसे ही आप क्लिक करोगे इस पर तो आप देख सकते हो यार सबसे पहले यूट्यूब खुल रहा है, और फिर हमारा लिंक्डइन, और फिर हमारा इंस्टाग्राम। लेकिन यहाँ पे आप देख सकते हो यार इन लिंक्स के बीच में कोई स्पेसेस नहीं है, और यहाँ पे कुछ हम लाइन खींच सकते हैं जिससे कि यार ये थोड़ा सुंदर दिखे। HTML से ही कर देते हैं यार ये। तो उसके लिए हम स्पेसेस देंगे पहले, और स्पेसेस के लिए यार हम क्या यूज़ करते हैं, हम यूज़ करते हैं HTML एंटिटीज़ का, जो कि हमने देख रखा है। तो यहाँ पे मैं यूज़ कर रहा हूँ NBSP, जो कि स्पेस देने के लिए काम आता है, ठीक है। तो @NBSP, और जैसे ही मैंने लिखा आप देख सकते हो यार जितनी भी हमारी एंटिटीज़ थी वो सारी एंटिटीज़ हमारे इसमें VS कोड ने ऑलरेडी रिकमेंड कर दी है।
जो भी हम जैसे जैसे लिख रहे हैं वैसे वैसे वो रिकमेंड करता रहेगा। तो मैं जैसे NBSP लिख रहा हूँ, आप देख सकते हैं यहाँ पे NBSP ऑलरेडी लिखा हुआ आ गया है। अब इसको करते हैं सेव, तो आप देखोगे कैसे हमारा यूट्यूब और लिंक्डइन के बीच में हल्का सा स्पेस आ गया है, एक स्पेस ही आया है। तो इसको कॉपी कर लेते हैं और पेस्ट पेस्ट पेस्ट, सेव किया। अब देख सकते हो यार एक अच्छा खासा स्पेस आ गया है। अब यहाँ पे मैं एक लाइन दे देता हूँ और सेव करते हैं इसको फिर से। तो ये यार अब काफ़ी बेहतर लग रहा है पहले से। तो इसी चीज़ को कॉपी कर लेते हैं और दूसरे वाले में भी डाल देते हैं, पेस्ट किया। आप देख सकते हो यार यहाँ पे हमारा अच्छा सा दिख रहा है अभी। अब हम यार कुछ डिस्क्रिप्शन लिखने वाले हैं अमन भैया के बारे में, तो उसके लिए मैं यहाँ पे एंटर दबाता हूँ और H4 टैग का यूज़ करेंगे और मैं यहाँ पे यार कुछ टेक्स्ट पेस्ट कर देता हूँ जो कि हमको लिखना है। ठीक है, तो आप देख सकते हो यार यहाँ पे हमारा टेक्स्ट आ रहा है और अभी क्योंकि ये रेस्पॉन्सिव नहीं है इसलिए थोड़ा अगली लग रहा होगा, बट आप पूरे ब्राउज़र में देखोगे तो ये ठीक ठाक लग रहा है। और यार HTML से तो इतना ही हो सकता है ना, उसकी ताकत स्ट्रक्चर करने की है, इसलिए वो इतना ही कर पाएगा। तो अब नेक्स्ट सेक्शन में चलते हैं। नेक्स्ट कौन सा था सेक्शन, तो हमारे सारे हो चुके हैं। तो अब मेन टैग से बाहर आते हैं और सबसे नीचे लिखते हैं फुटर। ठीक है, फुटर के लिए हम ओपन करते हैं फुटर टैग का, और फुटर टैग के अंदर यार बेसिकली हम कुछ लिंक्स दे देंगे अलग अलग टाइप के, जैसे कि हमारा कॉन्टैक्ट अस पेज हो गया, या फिर टर्म्स एंड कंडीशन, प्राइवेसी पॉलिसी, रिफंड पॉलिसी, FAQ सेक्शन, और ये सारे कॉपीराइट चीज़ें ये सब हम फुटर में देते हैं। तो कुछ मैं लिंक्स यहाँ पे डाल देता हूँ जिससे कि आपको आइडिया लग जाए कैसे इसको यूज़ कर सकते हैं। और क्योंकि हमारे पास में ये पेजेस रेडी तो है नहीं, तो हम यहाँ पे हैश का यूज़ करेंगे। और यहाँ पे यार हम कॉपीराइट के लिए सिंबल यूज़ करेंगे। सिंबल के लिए भी हम एंटिटी यूज़ कर सकते हैं, जैसे कि कॉपीराइट के लिए है कॉपी, और यहाँ पे कॉपी को जैसे एंटर करेंगे और सेव कर लेते हैं खाली इतने से को। तो आप यहाँ पे देख सकते हो हमारा जो है ये सिंबल भी आ चुका है। अब इसके अंदर क्या लिखना है, 2020 अपनी कक्षा। ठीक है, तो हमने लिख दिया अपनी कक्षा 2020 और ये हमारा फुटर भी कंप्लीट हो चुका है। तो अब इसका आउटपुट देख लेते हैं और ब्राउज़र को यार फुल स्क्रीन में करते हैं अब, क्योंकि हमारा कोड पूरा हो चुका है और हमने यार पूरी वेबसाइट अपनी कक्षा की बना दी है। तो एक बार इसको मैं पूरा ओपन कर लेता हूँ। उसके लिए यार VS कोड को हमको पहले बाहर लाना होगा, और यहाँ पे मैं खोलता हूँ अपना क्रोम। तो आप देख सकते हो यार ये हमारी वेबसाइट ऊपर से नीचे तक पूरी रेडी है। अब यार यहाँ पे जितनी भी चीज़ें हमने अब तक बनाई है वो सारी चीज़ें स्टाइलिंग के साथ में है। मतलब यहाँ पे हमने CSS का यूज़ किया है ना। अब मान लो अगर हम CSS को हटा दें तो क्या होगा, तो हमें दिखेगी असली HTML। तो अब हम यार इसको हटाएंगे और हटाने के लिए यार हम कमांड स्लैश का यूज़ करेंगे जिससे ये कमेंट हो जाएगा। तो अब जैसे ही हम इसे सेव करेंगे और जाएंगे ब्राउज़र में, आप देख सकते हो यार ये पूरा HTML हमारा आ चुका है और इसमें अब CSS नहीं है। और पहले आपने देखा था तो ये चीज़ सेंटर में थी, ये भी चीज़ सेंटर में थी, और सारी चीज़ों में पीछे बैकग्राउंड भी लग रहा था। तो वो सारी चीज़ें हमने CSS की मदद से करी थी, और जैसे ही मैंने इसे हटाया है आप देख सकते हो ये वाला आउटपुट हमारा कुछ इस तरह से आ रहा है। ठीक है, बस यार इस वीडियो में इतना ही था। हमने HTML पढ़ ली है। नेक्स्ट वीडियो हम इस CSS को थोड़ा एक्सप्लोर करेंगे, अच्छे से देखेंगे CSS में कैसे ये सारी चीज़ें काम करती है। ठीक है, तो बस यार इस वीडियो में इतना ही। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए यार सिया हैव अ ग्रेट डे एंड आई विल कैच यू अप इन द नेक्स्ट वन।